नेपाल में अपने तो राजा महाराजा खत्म हो गए थे 1947 में राजतंत्र टूट गया, अपने तो यहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी। नेपाल में राजतंत्र रहा था 2008। नेपाल में कब तक राजा बनते थे? 2008 तक नेपाल में राजा महाराजा बनते थे। 2008 के बाद में वहां पे राजा बनने बंद हुए। तो वहां पर जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम था? क्योंकि इनका टाइटल ही क्या हुआ करता था? राणा। तो अंतिम जो राजा बने उनका नाम भी क्या था? राणा ज्ञानेंद्र। मुझे याद है कि 2008 में जब वहां पे राजतंत्र टूटने वाला था, राजतंत्र खत्म होने वाला था, तब ऐसी खबरें थी कि यार हो सकता है कि राजतंत्र जब समाप्त हो तो जनता राजा को पकड़ के मार दे। और ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ है कि जनता ने राजा को पकड़ के मार दिया। फ्रांस में 1789 में जब राजतंत्र समाप्त होते हैं, राजा को पकड़ के मार दिया गया था। रसिया में 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद में राजतंत्र समाप्त होते हैं तो राजा को पकड़ के मार दिया गया। ये अफगानिस्तान के अंदर नजीबुल्लाह को जेसीबी से बाहर टांगा था तो राजा को मार दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं। तो कहा यार यहां पर भी राजा को मार सकते हैं। तो एक दिन अखबार की न्यूज थी कि यदि नेपाल के नरेश राणा ज्ञानेंद्र को लगा कि नेपाल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है या जनता उन्हें मार सकती है, तो राजस्थान के सीकर में शरण लेंगे। राजस्थान के, बड़ी हैरत करने वाली खबर होती है। नेपाल का राजा पैसे वाला आदमी होगा, कहीं भाग के जाना ही है तो लंदन पेरिस तो जा, फिर सीकर ही आएगा। इंडिया में भी शरण लेनी है तो दिल्ली बॉम्बे पड़ा। नेपाल की साइड में नहीं लेनी, नीचे की तरफ लेनी है तो पुणे बेंगलोर जा। राजस्थान में भी शरण लेनी है तो जयपुर उदयपुर रहे, ठेठ मतलब चोमू रिंगस क्रॉस करके बीच में पलसाना रणोली कहीं नहीं रुकेगा। डायरेक्ट बंदा कहां जाकर रुकेगा? सीकर से आके शरण लेगा। और उस अखबार में बाद नीचे लिखा हुआ रहता था कि राणा ज्ञानेंद्र के राजकुमार पारस की शादी सीकर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। तो समझ में आता कि अच्छा, नेपाल के युवराज की शादी सीकर हो रखी है और कोई भी आदमी संकट के टाइम में रिश्तेदारों के पास जाता है। इसका मतलब यह है कि 1302 के आसपास में कुंभकर्ण यहां से गया होगा। अब 2008 चल रहा था, मतलब 700 साल, कितने साल हो गए? रिश्तेदारियां अभी भी राजस्थान में कर रहे थे। रिश्तेदारियां अभी भी कहां कर रहे थे? राजस्थान के अंदर कर रहे थे। भाई हम वहां से आए हुए, ये ठीक वैसा ही है कि अपने कोई अंकल यहां से पुणे शिफ्ट हो जाए पर ब्याह करने वापस गांव आ जाते हैं। गांव में होता है ना, कोई ना कोई एक आधे अंकल होते हैं कमाने के लिए बाहर चले गए, परिवार भी वही रहता है, पर शादी ब्याह करने होते हैं जब महीने के पहले गांव में आके बैठते हैं। अब लड़का देखना है, अब लड़की देखनी है। तो यह कही नेपाल वाले कि भले यहां से चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के साथ उनका कनेक्शन उतना उतना जारी था। मुझे याद है अभी कुंभ वाला जब मेला चल रहा था, कोरोना था, तो इंडिया से तो लोग वैसे ही बहुत कम जा रहे थे। राणा ज्ञानेंद्र अपनी रानी के साथ आया हुआ था, कुंभ वाले मेले में डुबकियां लगा रहा था, इधर डुबकियां लगा रहे थे। तो अपने राजस्थान के खूब सारे राजाओं के शादी ब्याह नेपाल हुआ करते थे। नेपाल वाले खूब सारे राजा महाराजा जो हुए उनकी शादियां कहां पर हुई? बाद में राजस्थान, क्योंकि मूल रूट जो था उनका, यदि कहीं से माइग्रेट होके गए थे वो लोग तो कहां से गए थे? राजस्थान से गए थे। पहले बड़े की बात, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो नेपाल के राणा जी हुआ करते थे उनका नाम था त्रिभुवन देव। क्या नाम था? त्रिभुवन देव हुआ करते थे। राजा त्रिभुवन देव ने तब नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी हमें इंडिया के अंदर शामिल कर लो, हमें इंडिया में मिला लो। जैसे आपका राज्य पंजाब, जैसे आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, जैसे आप हमें एक राज्य बना लो, आप मिला लो। और वैसे भी आप नेपाल का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा नेपाल इंडिया के अंदर वाली साइड में है ना, एकदम यूं अलग से टुकड़ा लगता है, ये नेपाल। और इधर इधर अपना ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इधर अपना ऊपर की तरफ कश्मीर जा रहा है, बीच के अंदर अपना नेपाल पड़ा है, एकदम अपनी साइड के अंदर ही आता है। पर तब अपने खुद ही नए नए आजाद हुए थे, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो खुद ही अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए, और अब हम किसी देश पर कब्जा करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? इतने साल तो चिल्ला रहे थे कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अब खुद ही नेपाल पे कब्जा कर लेंगे। राजा त्रिभुवन देव ने कहा कि नेहरू जी ये बात नहीं है, मैं ये थोड़ी कर रहा हूं आप कब्जा कर लो, मैं तो कर रहा हूं अपने वापस मिल जाए, हम आपका हिस्सा थे, वापस जुड़ जाते हैं आपके साथ में, इतनी तो बात है। नेहरू जी का नहीं, नहीं, आप अलग रहो, कोई टेंशन करने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा दिक्कत ही दिक्कत है, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ पानी नहीं हो, समुद्र नहीं लगता। उन देशों की दुर्गति होती है जिनके किधर भी समुद्र नहीं लगता है। व्यापार वाणिज्य कहां से करेंगे? दुनिया का पूरा व्यापार वाणिज्य जलमार्ग से होता है, और यदि आपके पास समुद्र नहीं है तो आपका जलमार्ग कहां है? आपका व्यापार वाणिज्य कैसे होगा? नेपाल के आप चारों साइड में देख लो, लैंड लॉक, नेपाल के समुद्र लगता ही नहीं। तो नेहरू जी का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा त्रिभुवन देव, आपको हम हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह आपको देते हैं। कौन सा बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हमने नेपाल के लिए रिजर्व किया। नेपाल को कोई भी सामान मंगाना होगा तो कौन से बंदरगाह से मंगा लेगा? तो आज भी नेपाल को कोई सामान मंगाना होता है, नेपाल विशाखापट्टनम बंदरगाह से मंगा लेता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं कि नेपाल अपने में मिलना चाहता था, ये बाकायदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बुक का किस्सा है। ये नहीं भाई यूं उड़ती उड़ती लोगों ने बात करी हो। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बुक लिखी थी, तो सही जानकारी है। तो उन्होंने कहा था भाई उस टाइम नेपाल मिलना ही चाहता था अपने अंदर, लेकिन तब इतनी पार नहीं पड़ पाई थी उस। हाँ, जल जोर हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? राजस्थान का आदमियों के पानी से डर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा, अपने तो पानी पड़ता कहाँ है यार।
पानी होता है तो ही बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सरक जाओ, आगे आगे बैठ जाओ एक बंदा कोई। आज मैंने कहा था आज वो ठीक करवा देंगे थोड़ा सा, है ठीक होगा। आज कह रहे थे ठीक हो गए, क्या पता कोई और चक्कर आ गया होगा मशीनों का, क्या पता चले। तो राजा त्रिभुवन देव तब बेचारे मिलना चाहते थे पर तब अपने उनको मिला नहीं पाए थे। 2008 तक जब तक नेपाल में राजा रहे तब तक भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे, क्योंकि राजाओं को हर बात में लगता था कि हम कहां से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए। अब उसके बाद वहां पे आगे पार्टियां, उसके बाद बनने लगे नेता। नेता उधर जाएगा जिधर फायदा दिखता है। इस बार चीन ने हड्डियां फेंकी, इसलिए नेपाल के नेता चीन की हड्डियों को लपकने की फिराक में रहते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि काला पानी हमारा है, लिपू लेक हमारा है, कभी कोई छोटी छोटी चीजों के लिए और लड़ते रहते हैं। जबकि नेपाल को कभी सोचना चाहिए कि तुम वहीं हो रहे, तुम इंडिया का पार्ट हो, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं हो, तुम्हारा पूरा भविष्य इंडिया पे डिपेंड करता है। इंडिया जिस दिन कुछ भी रोक देगा उस दिन तुम सारे रुक जाओगे। तो एक बार मुझे याद है नेपाल ने 2015 के आसपास में अपना संविधान चेंज किया था, संविधान बनाया था अपना, और संविधान के अंदर नेपाल ने कहा नेपाल में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो नेपाली, जो नेपाल के खुद के लोग हैं वो नेपाली रहते हैं, एक वहां पर एक जाति रहती है मधेसी। कौन रहते हैं? और मधेसी सारे इंडियन है। यूपी बिहार के लोग नेपाल में जाके जो बस गए उनको वहां पे मधेसी कहते हैं। और मतलब नेपाल अपने से इतना जुड़ा हुआ है कि यूपी बिहार के गोरखपुर साइड के जो टाबर है सबके नानेरे नेपाल हैं, सबके ननियाल नेपाल मिलेंगे। नेपाल और अपने बीच तो बाउंड्री नहीं थी, आते जाते थे सीधे नेपाल से तो यहाँ पर। तो अब वो मधेसी वहां पर रहते, तराई तराई इलाका बोलते हैं, गोरखपुर के आस वाला जो इलाका तराई, उसके अंदर खूब सारे मधेसी रहते हैं वहां पर। तो वहां पर रहा करते थे। तो 2 लोग, या तो नेपाली लोग रहते हैं या कौन रहते हैं? मधेसी। तो नेपाल ने अपना संविधान बनाया और अपने संविधान के अंदर एक लाइन लिख दी कि भाई मधेसियों को यहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं, मधेसी बड़े पदों पर यहाँ पर नहीं आ सकते, बड़े पदों पर केवल नेपाली आएंगे, मधेसी बड़े पदों पर नहीं। मधेसियों ने कहा हम इतने साल से नेपाल में रहते, तुम नेपाली है? ना ना ना, तुम सारे इंडिया से आए हुए लोग। तो मधेसियों ने अपनी तरफ देखा और इंडिया वालों का भाई देख लो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इंडियन का ठीक है करते हैं। 2015 में तब अपने भाई की गवर्नमेंट नई आई थी इधर, तो इनका इंतजाम करते हैं, थोड़ा प्रबंध करते हैं, रुकिए थोड़ा जरा आप थोड़ा सब्र करो। तो अपने यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से नेपाल 2 चीजें मंगवाता है, एक तो सब्जियां भारत से जाती है पूरी की पूरी, बंदरगाह से और चीजें आती है, नेपाल की सारी सब्जियां भारत भेजता है, नेपाल की सारी दवाइयां भारत भेजता है, ट्रक भर भर के जाते हैं अपने। तो अपने वहां जो मधेसी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, अपने उन मधेसियों को कहा इस बार 2-4 ट्रक आए तो इन ट्रक को लूट लो और ट्रक में आग लगा दो, और ड्राइवर कंडक्टर का ध्यान रखना, भगा देना, इनको कुछ ही मत करना। मधेसियों ने कहा ठीक है। मधेसियों ने जैसे इंडिया वाले ट्रक घुसे, उन्होंने सब्जियां लूट ली, दवाइयां लूट ली, ड्राइवर कंडक्टर का भाग जाओ, और ट्रक की आग लगा दी। और भारत सरकार ने कहा कि चूंकि नेपाल में गृह युद्ध चल रहा है इसलिए नेपाल में सब्जियां और दवाइयां नहीं भेजी जा सकती, इसलिए नेपाल में न तो जाए सब्जियां और न जाए दवाइयां, दोनों जानी बंद हो गई वहां पे। दोनों जानी बंद हुई तो नेपाल ने अपने कहा यार भाई साहब क्या कर रहे हो, गाड़ियां क्यों रोक ली, भेजो। तो हमने कहा भाई सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारे सिविल वॉर खत्म नहीं होगा तब तक हम गाड़ियां नहीं भेजे। नेपाल के कौन सा सिविल वॉर, आपने तो करवा रखा है। तो हमने कहा देख लो थोड़ा ढंग से कर लो आप जो भी करना है आपको। तो नेपाल ने कहा ठीक है हम करते हैं। हाथों हाथ नेपाल ने एक संविधान संशोधन किया और उसके अंदर कहा कि मधेसियों को भी संवैधानिक पद प्राप्त होंगे। उधर नेपाल के टेलीविजन की न्यूज है कि नेपाल के संविधान में संशोधन और मधेसियों को भी उच्चतम पद प्राप्त किए होंगे। उसके 15 मिनट बाद अपने दूरदर्शन की न्यूज है नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, अब दवाइयां और सब्जियां निर्बाध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसा कैसे कर लोगे यार, तुम नेपाल वाले हमें आंखें दिखाओगे, तुम्हारी इतनी औकात। 2008 में जब नेपाल में नई नई गवर्नमेंट बनी थी कम्युनिस्टों की, तो वहां राष्ट्रपति बने थे प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो प्रचंड नाम का एक बंदा बना था, वो थोड़ा चाइनीज माइंडसेट का, और उसने घोषणा की कि मैं पहली यात्रा चाइना की करूंगा। पहली यात्रा कहां की करूंगा? चाइना की। मैं तो इंडिया वालों ने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी है, इतने सालों से यार तुम इंडिया के साथ थे, पहली यात्रा चाइना की कैसे कर लोगे? नहीं नहीं हम पहली यात्रा, 2008 की बात है, हम पहली यात्रा चाइना की करेंगे। उसकी बेटी अपने दिल्ली पढ़ती थी, उसको बुलाया स्कूल वालों ने कि इधर आओ गुड़िया, तुम्हारे हाफ ईयरली की तैयारी कैसे चल रही है? कम है अच्छी चल रही है, पर तुम्हारा तो हमने नाम काट दिया स्कूल से और रेड पेन और लगाया, दुनिया की किसी स्कूल में एडमिशन और नहीं देंगे हम। क्यों क्या हुआ? तो तुम्हारे पापा को फोन करो चाइना की यात्रा नहीं करनी, तो चाइना यात्रा रद्द करवा दी थी हमने। उसको बिठा के रखा कि नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको उधर उसको क्या प्रचंड को बोलो कि चाइना नहीं जाएगा। उधर प्रचंड ने कहा नहीं जा रहा मैं तो, उधर चाइना वालों ने कहा कि मेरे पेट दर्द नहीं आ सकता। चाइना वालों को उसने कहा कि मैं यात्रा बाद में करूंगा, तुम्हारी यार रुक जाओ एक बार। हमने वापस उसको भेजा, जाओ हॉस्टल जाओ, तुम्हारे तैयारी करो तुम आगे। एक दिन तक उसका नाम काट के रखा था हमने। तो भारत बड़ा बदमाश देश है। अक्सर भारत के लिए एक बात की जाती है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता है ना, भारत अपने पड़ोसियों को जितना तंग करता है ना, इतना कोई भी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करता। भारत सबके घोचे रखता है, कुछ रणनीतियां इतनी लेता रहता है भारत। पर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, कोई भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि पड़ोसी देश डरे हुए रहेंगे तभी आप शांति से रह पाएंगे, वरना पड़ोसी आपको डराएंगे। तो वो आपको डराए उससे पहले आप उनको डरा डरा के रखो। तो ये पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का मुझे याद है 2008 में जब ताजवाला अटैक हुआ था, ताजवाला अटैक था, उसके बाद अजीत डोभाल का एक बयान था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब, मनमोहन सिंह की, अजीत डोभाल का गवर्नमेंट था कि यदि इसके अब अगली बार पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों पर इस प्रकार का कोई अटैक कर दिया,
भाई वो तो सिविल अटैक है साफ साफ, ताज होटल को घेरा था उन्होंने, नागरिकों पर इस बार अटैक कर दिया। तो हम पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि पाकिस्तान के समझ नहीं आएगा। और कर रखा हमने, बांग्लादेश हमने तो लग किया। पहले भाई पाकिस्तान दोनों थे, पाकिस्तान वही था, बांग्लादेशी किसमें था, पाकिस्तान। साफ साफ हमारा लग किया हुआ टुकड़ा। हमने बांग्लादेश वालों को कहा कि तुम आजादी का आंदोलन चलाओ, बांग्लादेश वालों का हमारी आजादी का आंदोलन, हमारी आर्मी गई पाकिस्तान से लड़ी और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और पाकिस्तान कब होगा ये पता नहीं, पर पाकिस्तान के भारत जब चाहेगा तब 4 टुकड़े कर देगा। सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग होगा। पाकिस्तान का मतलब केवल और केवल पंजाब बचेगा, इसके अलावा पाकिस्तान का मतलब कुछ नहीं बचेगा। पर फिर भारत को गुरु नानक जी वाली बात याद आती है कि गुरु नानक जी एक बार एक गांव के अंदर गए थे, उस गांव के अंदर बहुत ही गंदे गंदे लोग रहते थे, जाते गुरु नानक जी को गालियां निकाली, आपस में लड़ा करते थे। गुरु नानक जी जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आबाद रहो, कह रहो आबाद रहो, मतलब बैठे रहो आराम से। एक और गांव में गए, बेचारे भले लोग सेवा चाकरी करे, आपस में बहुत सज्जन तरीके से, जाते टाइम गुरु नानक जी ने कहा कि बर्बाद हो जाओ। तो कोई चला मेरे जैसा साथ था, उसने कहा बाबा जी समझ नहीं आ रही बात, उन गंदे लोगों को आपने कहा आबाद रहो, इनको कहते हो बर्बाद हो जाओ। गुरु नानक जी ने कहा उनको मैं कह रहा था तुम यहीं रहो और कहीं मत चले जाना, इनको मैं कह रहा हूं तुम अलग अलग जगह जाओ, ताकि तुम्हारी अच्छाइयां और जगह जाएगी, अच्छाइयां जाएगी, अलग अलग बिखरे हुए रहोगे तो दुनिया और भी अच्छी हो जाएगी। तो हम पाकिस्तान को वो आशीर्वाद देंगे, आबाद रहो। हमें पता अभी एक बदमाशी कर रहा है, 4 बना देंगे तो बाद में ये कितने बदमाशी करेंगे, 4। क्योंकि इधर पंजाब से अगला जो बॉर्डर है, अपने पंजाब के अगला जो बॉर्डर है, इनकी फितरत ही है, इनका काम ही लड़ाई टाइप का करना ही रहा है। तो उधर ये कबीले टाइप के लोग हैं, ये बाद में लड़ेंगे। अच्छा है तुम एक जगह पड़े रहो तो एक जगह पड़े, बाकी पाकिस्तान के भारत के जिस दिन जी में आएगी पाकिस्तान के टुकड़े कर लेगा। श्रीलंका, श्रीलंका के तो बाप रे की ये हालत है कि श्रीलंका में हम जब जी में आते हैं तब श्रीलंका को नचाते हैं। श्रीलंका तो मतलब मुझे लगता है श्रीलंका का राष्ट्रपति शाम को अपने भाई को फोन करके पूछता है कि आज दाल खा लूं, आपको तो ये सब्जी बनवाए, नहीं करे नहीं करे। श्रीलंका की हालत करके रखते हैं। तो श्रीलंका में बीच में एक राष्ट्रपति आया था महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे मुझे याद है 2008 के आसपास महिंद्रा राजपक्षे ने बड़ा तंग किया हमें। और महिंद्रा राजपक्षे की दिल्ली की न्यूज होती, महिंद्रा राजपक्षे चीन के साथ बनाएंगे संबंधों को अच्छा, हम्बनटोटा बंदरगाह दिया जाएगा चीन को, चीन की कंपनियां करेगी श्रीलंका में निवेश, कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संधि पर किया जाएगा पुनर्विचार। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा मैं करूंगा चीन का दौरा, और हम बड़े तंग हो रखे थे एकदम इनसे। बाद 2015 के आसपास में श्रीलंका के अंदर चुनाव हुए, महिंद्रा राजपक्षे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी दुनिया को पता था कि महिंद्रा राजपक्षे जीत जाएंगे, इजीली जीत जाएंगे। तब भारत एक गेम खेलता है वहां पर। महिंद्रा राजपक्षे का एक रक्षा मंत्री था जिसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना, क्या नाम था, ईमानदार, हार्डकोर ईमानदार डिफेंस मिनिस्टर था उनका। और हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना तुम महिंद्रा राजपक्षे के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो, कब तक रक्षा मंत्री रहोगे रे, कभी खून नहीं खोलता तुम्हारा कि मैं राष्ट्रपति बनूं। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा राष्ट्रपति बनने के लिए पैसे चाहिए, वोट चाहिए, मैं पैसे कहां से लाऊं, वोट कहां से दूं। हमने काम खड़े हैं, तू तो लड़, चुनाव लड़। मैत्रीपाल सिरिसेना से भरवाया हमने उसके सामने कैंडिडेट सर कि महिंद्रा राजपक्षे के सामने कौन खड़ा होगा, मैत्रीपाल सिरिसेना। पैसे हमने कहा हम खूब सारे पैसे देंगे। फिर उसकी जो पार्टी थी, राजपक्षे की पार्टी थी, उसको छोड़ के बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टियां और हुआ करती थी, उन सारी पार्टियों को हमने कहा कि तुम गठबंधन बनाओ, हम तुम्हें रुपए देंगे और सिरिसेना को तुम्हारा उम्मीदवार घोषित करो। फिर श्रीलंका में भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक श्रीलंकन जिनको बोलते हैं सिंहली, क्या बोलते हैं सिंहली, एक तमिल, अपने तमिलनाडु से गए हुए तमिल। हमने हमारे तमिलों को कहा कि तमिलों वोट सारे के सारे किसको देने हैं, सिरिसेना, और हमने सिरिसेना को जिता दिया। 2014-15 में श्रीलंका में चुनाव होते हैं, सिरिसेना उन चुनावों के अंदर वहां पर राष्ट्रपति बन जाता है। तो महिंद्रा राजपक्षे का हारते ही पहला बयान है, मेरी हार में भारत का हाथ है। और भारत की रो का एक अधिकारी यहाँ पर कोलंबो बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं हारा हूं उसके बाद हाथों हाथ उसको दिल्ली वापस बुला लिया गया। तो हमने कहा कि देखो उसको तो रिटायरमेंट का दिन और तेरी हार का दिन एक ही था, तो हम क्या करें यार, उस आदमी को आना ही था, 60 साल उम्र हो गई, इस आदमी की उम्र को कम ज्यादा कैसे किया जा सकता है। उसके बाद राजपक्षे ने चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा, तो हमने फिर हमारा एक बंदा सामने खड़ा किया, कुमार विक्रम सिंह, और कुमार विक्रम सिंह को प्रधानमंत्री जिताया, राजपक्षे को फिर प्रधानमंत्री हराया हमने। और फिर हमने राजपक्षे के पास समाचार किया कि तेरे को हम पार्षद भी नहीं बनने देंगे, इसलिए तू खड़ा होना बंद कर दे। तो बेचारा राजपक्षे कहीं खड़ा ही नहीं होता था। 2019 में राजपक्षे दिल्ली आया, 20 दिन तक दिल्ली बैठा रहा, अपने सारे नेताओं के पैर पकड़े उसने कहा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा मेरा, ऐसे क्या करते हो यार, तुम कहोगे वैसे करूंगा। नहीं तू बड़ा चाइना से बातचीत करता, तुम चाइना से बात कर लोगे। उसने कहा धूड़ खाई कड़ी गांव में तुम्हारी। इसलिए इस बार वाले चुनाव में वापस उसको और उसके भाई को दोनों को जिता रखा हमने, गोटाबाई राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। इस बार चाइना का नाम नहीं ले रहे वो, इस बार सारे के सारे एकदम अपने साथ में, ठीक है साहब जैसे आप कहोगे। सिरिसेना जीते, सिरिसेना ने जीतते घोषणा की, मतलब आप तो वो अखबार देखो, मजा आ जाएगा आपको अखबार पढ़ के भारत की विदेश नीति को देख के कि सिरिसेना की जीत। सिरिसेना की जीत के बाद उनके बयान सुनो आप। सिरिसेना ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को किया जाएगा मजबूत, चीन ने जो भी निवेश किया उन कंपनियों का किया जाएगा पुनर्विचार, हम्बनटोटा बंदरगाह से चीनी कंपनी को वापस लौटाया जाएगा, भारत के साथ में संबंध और मजबूत किए जाएंगे, और सिरिसेना अपना पहला विदेशी दौरा भारत का करेंगे। तो सिरिसेना सबसे पहले विदेश दौरा ही करने कहां पर आए थे, भारत, तो विदेश दौरा करने नहीं आए, वो थैंक यू बोलने आए थे। तो सिरिसेना जब यहां पर दौरे पर आए हुए थे तो भाई को उनके स्वागत में भाषण देना था। भाई की अंग्रेजी मेरी तरह थोड़ी अच्छी है ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख देख के बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर होता है उस पर लगा होता है भाषण, तो उसको देख देख के आप बोलते रहते हो। तो कहा ठीक है देख देख के तो बोल लेंगे क्या है। तो भाषण लिखने वाले ने लिखा उसके अंदर की प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना, तो मिसेज
अब भाई पढ़ रहा था उसको, श्रीलंकन प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड, अब ये आते भाई भूल गए इसको क्या कहते हैं। तो भाई ने कहा कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना, वो तो एमआरएस नहीं है, वो मिसेज है। बोल दिया तो बोल दिया, भाई ने कहा आपने निकल गया तो निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिरिसेना का पहला विदेश दौरा था, पहला दौरा ही अपने भारत करके गए। तो भारत मजेदार देश है, अपने पड़ोसियों में क्या करता रहता है, तंग करता रहता है, उन सबको रिचार्ज करके रखता है, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर चूंटियां भरता रहता है उनके। ये बर्मा वर्मा बापड़े मुंह लटकाते रहते हैं अपने सामने एकदम। तो अपने दो प्रधानमंत्री मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि ये भारत में प्रधानमंत्री क्यों बने थे, मोरारजी भाई देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। तो बहुत बुरे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी, इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कई मामलों में जिसकी हद नहीं। बांग्लादेश बनाया था तब पाकिस्तान में अपने इतने जासूस थे, भयंकर जासूस थे कि पाकिस्तान की पल पल की न्यूज अपने पास थी। पाकिस्तान क्या इतने सारे एजेंट भेजे हुए थे हमारे, मतलब पाकिस्तान की आर्मी में हमारे एजेंट थे। एक था टाइगर, जिस लड़के पे बनी, वो गंगानगर का लड़का था, रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक था गंगानगर का। एक था टाइगर में जो फर्जीवाड़ा कुछ ही दिखाते रहते हैं, और वो गंगानगर कॉलेज के अंदर एक दिन वो लड़का एक नाटक प्ले के अंदर जासूस बना हुआ था, और वहां पर कई आर्मी ऑफिसर गए हुए थे, और उन्होंने देखा कि यार ये लड़का जासूस कितना अच्छा लगता है, एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेता है। उन्होंने उस लड़के को पिक किया वहां से, यहाँ से उसको पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान के अंदर जाके वो मुसलमान बने, यहाँ से मुसलमान बना के भेजा उसे, पाकिस्तान गया। पाकिस्तान के अंदर जाके उसने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वो मेजर बना, वहां पर एक लड़की से शादी की, वहां पर उसके 2 बच्चे हुए। एक एक न्यूज पाकिस्तान की आर्मी के हमारे पास थी, पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है क्या नहीं करती। लास्ट दिन जिस दिन उस लड़के को वहां से वापस आना था, उस दिन पाकिस्तान वालों को खबर मिल गई थी कि जासूस है, तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदर उसको गोली मार दी गई थी। बाकी रविंद्र कौशिक बड़ा शानदार जासूस हुआ था, और खूब सारी अजीत डोभाल 7-8 साल वहीं पर रह के आया हुआ एकदम। मोरारजी भाई देसाई, तो इंदिरा गांधी वाले टाइम खूब सारे जासूस थे। तो इंदिरा गांधी वाले टाइम तो कितना शानदार तरीके से किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश जब दोनों एक देश हुआ करते, तो पाकिस्तान के जहाज बांग्लादेश की तरफ जाते, तो जाने का रूट कौन सा होगा, अपने ऊपर से एयर रूट यही होगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना, इंडिया क्रॉस करो, बांग्लादेश पहुंच जाओ, एयर रूट तो यही होगा। तो हमने कहा कि एयर रूट बंद, पाकिस्तान अपना कोई भी जहाज हमारे ऊपर से नहीं उड़ा सकता। हमारी जो भी एयर सीमाएं हैं, एयर बाउंड्री, वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से प्रोहिबिट की जाती है। तो पाकिस्तान के जहाज अपने ऊपर से उड़ने बंद हो गए। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से उड़ेंगे, तो पाकिस्तान के जहाज जाते उधर से, अरब सागर के ऊपर से, उधर से होते हुए आते श्रीलंका आएंगे, श्रीलंका से बाद में ढाका जाएंगे। तो अपना रूट बंद हुआ तो श्रीलंका से ढाका जाने लगा। हमने 2 काम एक साथ किए। पहले हमने श्रीलंका के साथ एक संधि की, श्रीलंका हमारा पीछे लगू वैसे, श्रीलंका की संधि की। श्रीलंका का कि श्रीलंका तेरे जो एयरपोर्ट है उनकी रखवाली कौन करता है, श्रीलंका ने कहा मैं खुद ही करता हूं। तो तेरे से क्या रखवाली होगी, छोटा सा देश है, तू कैसे रखवाली करेगा, हमारा मैप लाते हैं, तेरा मैप फ्री आ जाता है साथ के अंदर, तो तू कैसे रखवाली करता है, तो तेरे एयरपोर्ट की रखवाली हम करेंगे। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है। तो श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय की गई। इंडियन आर्मी आज के बाद श्रीलंकन एयरपोर्ट का ध्यान रखेगी। पहले वहां पर हमने संधि की, संधि करके हमारी आर्मी श्रीलंका के एयरपोर्ट पे भेज दी, सब जगह एयरपोर्ट पे उनकी अपनी आर्मी। फिर पाकिस्तान को कहा कि तेरे एयर रूट बंद, यहां से नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के बेचारे के दिमाग में आएगी मैं श्रीलंका जाऊंगा, और श्रीलंका से कहां चला जाऊंगा, ढाका। अब पाकिस्तान का जहाज श्रीलंका था, श्रीलंका से जाता ढाका, तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश जाना है तो रूट क्या होगा, पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से ढाका। तो श्रीलंका में फ्यूल भरने के लिए रुकती, उनके हवाई जहाज वहां रुका करते, ईंधन लेने के लिए रुका करते। जब रुकते तो वहां पे सिक्योरिटी वाले सारे के सारे कौन है, इंडियन। एक एक बात पता चलती कि कितने सैनिक आज बांग्लादेश गए और कितने नहीं गए, सब कुछ पता था हमें। इसलिए बांग्लादेश बनाने में हमको दिन लगा था 16, 1 दिसंबर के आसपास हमने हमला शुरू किया था, 16 दिसंबर के आसपास तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था हमने। 95,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया कभी इतना बड़ा सरेंडर नहीं देख पाएगी। हम 15-16 दिन में सरेंडर करवा गए थे पाकिस्तान को पूरा का पूरा। तो उस टाइम खूब सारे जासूस डिप्लॉय किए थे हमने। इंदिरा गांधी ने वहां की एक एक न्यूज जानी चाहिए। अब इंदिरा गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई के मन में ये पूरी तरीके से भाई कांग्रेस के खिलाफ बात थी, तो इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए उनके उल्टे काम करेंगे अपने। उन दिनों पाकिस्तान परमाणु बना रहा था, 74 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण कर चुकी थी, तो पाकिस्तान उसके जवाब के अंदर वापस परमाणु बना रहा था। हमारा एक जासूस वहां पे सैलून के अंदर लगता है, एक सैलून में नौकरी करता है, वहां पे हेयर कट करता है वहां पे। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक जिस पर ये था, भारतीयों को ये था कि ये परमाणु बना रहा है, उसके बाल काटने शुरू किए, उसको पटाया उसने, उसके बाल काटने शुरू किए। बाद में उसके बाल लिए और बाल लेके बाहर उसने अपने बाकी जो जासूस थे उनको भेजा। उन बाल को जब लैब में चेक किया तो पता चला इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण है, और ये 3 के अंदर रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका मतलब ये सारे दिन उस लैब के अंदर काम करता है, इसमें परमाणु बन रहा है। इसलिए इंडिया वालों को, अपने वालों ने कहा साहब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, तो अपनी तैयारी व्यारी पूरी रखना। मोरारजी भाई देसाई भगवान जाने भोले थे, भगवान जाने दिमाग सरका हुआ था। एक दिन पाकिस्तान वालों को फोन करता है बंदा चला के, हमें पता है तुम तो वो बना रहे हो ना, तुम्हें क्या पता कि हम परमाणु बना रहे हैं, कि वो जहां बाल कटाते हो ना आदमी है। पाकिस्तान ने हमारे सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे, एक एक को पकड़ के मारा था। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मोरारजी भाई देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ, निशानी इम्तियाज। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, उनके देश में होता है निशानी इम्तियाज। कभी कोई इस बात पे देखता ही नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर हमारे प्रधानमंत्री कैसे मिल सकता है। तो पाकिस्तान मोदी जी को दे दे और किसी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दिया, आपने मोरारजी भाई देसाई को क्यों दिया। फिर
मोरारजी भाई देसाई वाली गवर्नमेंट गई, इंदिरा वापस आई, इंदिरा वापस आई, उसने वापस भेजने शुरू किया। अरे सिस्टम जमाओ यार, बिना सिस्टम के खा जाएंगे सारे के सारे अपने को। फिर आगे आपके इंद्र कुमार गुजराल, उस बंदे का दिमाग और खराब था और उसने कहा भारत बड़ा भाई है और बड़ा भाई किसी को भी तंग नहीं कर सकता। अपने जासूस वापस बुलाने शुरू कर दिए थे, उसने तो वापस ही बुला लिए थे, जासूस वापस बुला लिए। इसलिए 98 में वो थे, अपने 97 के आसपास अपने प्रधानमंत्री थे। 98 से लेके 2008 तक भारत में डेली कोई ना कोई एक धमाका है जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अपने पास पाकिस्तान की कोई न्यूज नहीं थी। जब जी में आती पाकिस्तान अपने बम फोड़ दिया करता। साहब हनुमान जी के मंदिर गए, बम फूट गया। अब मस्जिद गए, बम फूट गया। अब ट्रेन में बैठे, बम फूट गया। साइकिल के अंदर बम फूट गया, मतलब कहीं बम फूट सकता। हालत यह थी कि बंदा घर से निकलता तो पत्नी कहती थी शाम को आ जाना तो देख लूंगी, वरना देख विजय भाव अपने आराम से रहना, और तो कर ही क्या सकती हूं अब तुम्हारे लिए। 2008 तक आप देखो, 2000 से 2008 तक बाद में धमाके देखो। 2008 के बाद में सरदार जी वाली गवर्नमेंट ने वापस डिप्लॉय करना शुरू किए, वापस भेजो। अब वापस जाके अपने मामला थोड़ा सेट किया है, इसलिए वापस 2008 के बाद उतने ज्यादा धमाके नहीं, और अब लगातार कमी है। आप देखोगे 20 में कम, 19 में कम, 18 में और कम और कम। इन सालों में नहीं सुनते, आजकल नहीं सुनते, वरना तो यूं था। और जयपुर तक में हो गया यार अपने 2008 में। तो मुझे जयपुर वाले याद है, मैं तब यहीं रहा करता था। टोंक पटक रहते थे, दिन में सोए हुए थे, बाहर हो हल्ला, बाहर खड़े हुए थे और धमाके हो गए, धमाके हो गए। उधर घर वालों के सबके फोन आ रहे हैं, तुम धमाकों में नहीं मरे, इतने सीधे भी नहीं है तुम तो चाहते हो कि मत आए पर नहीं मरे, हम कई साल तक जिंदा रहेंगे। और तो पूरे जयपुर के अंदर ही फट गए थे यार। पर अब कई सालों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए किसी भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि बाहर सिस्टम अपना बहुत शानदार तरीके से बिजी रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कई सालों से लड़ रहा है कि हम आजाद होंगे, कि हमें आजाद होना है। भारत तन मन धन से सहयोग देता है कि हाँ आजाद करेंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम तो लड़ो, तुम्हें जब ज्यादा जरूरत पड़े तब बता देना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो बलूचिस्तान को कभी भी आजाद कर सकते हैं, अगले 10 साल में ही कर देंगे हम। बलूचिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से भाषण है, उस भाषण में भाई तो बोल और गया। उस दिन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके चढ़े थे उधर मंच के ऊपर, तो क्या कह और दिया वहां पे, कहा कि मैं भारत देश को तथा पूरे बलूचिस्तान को आजादी के इस दिन की हृदय की अनंत तल से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। तो लोगों ने कहा भारत को तो बधाई देनी है, पर बलूचिस्तान को बधाई क्यों देनी है? तो भाई ने कहा अच्छा बोल गया क्या? याद नहीं रहा, बोल गया हम। पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि तुम बलूचिस्तान को आजादी की बधाई कैसे दे सकते हो। लेकिन बलूचिस्तान का जो कमांडर है, जो बलूच आर्मी है उनकी पूरी, उनका कमांडर रहता है स्वीडन। उसके कमांडर का उस भाषण के तुरंत 15 मिनट बाद में ट्वीट आता है, भारत के यशस्वी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुभकामनाएं भाई ने आजादी की लड़ाई में हमारा जो साथ दिया उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद के बम खुद फोड़ लेता है? फिर स्पेशल ऑप्स देखी नहीं, इसका मतलब वेब सीरीज देखी स्पेशल ऑप्स? अरे वो वेब सीरीज तो देखना यार, वो अपने जासूसों के बारे में बताती है, भले काल्पनिक कहानी है पर देखी जानी चाहिए। उसमें वो है ऑडिटिंग कर रहे होते हैं और के बैठा होता है और उन अफसरों का सर प्लीज प्लीज टीवी 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 सर एक बार टीवी लगाई टीवी। अरे हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, हम तेरा पता लगा रहे हैं, तो तूने भ्रष्टाचार। उसने सर बाद में सर प्लीज एक बार टीवी आओ। वो टीवी लगाते हैं, न्यूज आ रही होती है कराची में अभी भी बम विस्फोट हुआ लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है। तो ये क्या हुआ? उसने कहा मैं नहीं करवाया तो क्यों करा? उसने कहा होता है सर, ऐसा कई बार होता है। अरे बम विस्फोट करते देखो देखो सर, इसमें लिखा हुआ एक भी आदमी मरा नहीं, केवल धमाका धमाका था। इसी प्रकार का बम भेजा गया था जिससे कोई मरेगा नहीं लेकिन धमाका जरूर किया जाएगा। अपने खूब आसपास में से तंग करते रहते हैं। तो नेपाल अपना था भाई साहब, नेपाल वाले चाहते थे खुद की अपनी तरफ इधर मिल जाए, पर पहले नहीं कर पाए तो वो दुख आज देता है। अब नेपाल चाइना के पक्ष में जाके कभी काला पानी के लिए लड़ता है, कभी लिपुलेख। काला पानी लिपुलेख ना छोटी छोटी जगह है, पर इनके लिए भी लड़ाइयां हो गई। और नेपाल वाले से लड़ते हुए जीव और दुख पाता है कि नेपाल के सैनिक तो इतने साल तक इंडियन आर्मी में लड़ते थे, पूरी गोरखा रेजिमेंट है अपने पास, कि नेपाल का कोई भी आदमी आके भारत में नौकरी कर सकता है, किसमें कहीं भी नौकरी कर लो, हम तो आर्मी में भी दे देंगे। तो पूरी गोरखा रेजिमेंट है, और वो बहादुर गोरखा रेजिमेंट हमें पूरे 99 का वॉर जिता के गई है। पाकिस्तान से यदि हम 99 में जीते थे तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट गोरखा रेजिमेंट को है, वरना पाकिस्तान चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर और को चढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए 99 की वॉर में राजस्थान के सबसे अधिक शहीद है कि सबसे पहले जो टुकड़ी उतारी गई थी वो राजस्थान की उतार दी गई थी, और अपने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का इतना अभ्यास नहीं होता है, और पाकिस्तान पहले से चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। एक आदमी नीचे से जाएगा, ऊपर वाले को दिख रहा है ना, रणथंभौर किले वाली सी बात थी, ऊपर बैठा बैठा गोली मार दिया करता था। इसलिए राजस्थान की 2 भी बटालियन भेजी गई थी, शुरुआत में अपने खूब सारे शहीद हुए। इसलिए शेखावाटी का एक भी गांव नहीं है जहां पर अपना शहीद नहीं है। बाद में इंडियन आर्मी को थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर आई, गोरखों को उतारा, और गोर के इतने इतने से होते हैं, पहाड़ों में दिखते और नहीं, और पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास और होता है, वो चढ़ चुढ़ा गए। फिर पाकिस्तान वालों नजदीक जा रहे तो पता चलता गोरखा आ गया, तब तो खुखरी घुसा दिया करता था गोरखा। पर अब उन गोरखों से अपने को लड़ना पड़ता है काला पानी लिपुलेख के लिए। कई बार चीजें गड़बड़ा जाती है विदेश नीति के अंदर, तो नेपाल के साथ आजकल गड़बड़ाई हुई है। नेपाल के साथ मुझे भी लगता है कि काला पानी लिपुलेख यदि नेपाल मांगता है तो दे दो, आगे नेपाल को राजी रखना चाहिए। वो अपना स्वाभाविक भाई है, उसको नाराज अपने को नहीं करना चाहिए। थोड़ी टाइम में सरकार चेंज हो जाएगी, अभी जो उनकी सरकार है वो उनके पक्ष में हो सकती है चाइना के, थोड़े दिनों बाद में सरकार चेंज होगी, सरकार अपने पक्ष में आ जाएगी। इसलिए नेपाल को गालियां मत निकाला करो। तो कई बार क्या होता है, अपने जब युद्ध की स्थिति आती है अपने नेपालियों को गालियां निकाल देते हैं खूब सारी ना। नेपाल आएगा थोड़े दिनों के अंदर वापस आएगा, अपनी तरफ आएगा। नेपाल और कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल लैंडलॉक है, पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है? भारत पे करता है।